हम पिछले एक सत्र में कला संस्कृति या धरोहर को पारिभाषिक रूप से समझ गए थे और वहाँ इस बात को भी रेखांकित करने का प्रयास किया था कि जब प्राचीन भारत के इतिहास की बात होती है तो उसमें आमतौर पे ज़्यादा आग्रह कला परंपरा, सांस्कृतिक अवदान और धरोहर पर रहता है। परीक्षाओं में भी हमारी कला परंपरा पे और धरोहरों पे ज़्यादा प्रश्न बना करते हैं राजनीतिक इतिहास की तुलना में। इधर यह प्रथम वर्ष का जो पेपर है भारत के सांस्कृतिक अवदान और जो एमए के उत्तरार्ध के प्राचीन भारत के विद्यार्थी हैं उनका जो प्राचीन भारत का पेपर है उस दृष्टि से भी भारत की कला परंपरा को पढ़ना उपयोगी है। तो हम आज से सिलसिलेवार प्राचीन भारत की कला परंपरा का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन से पूर्व कला शब्द को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है और भारतीय संदर्भ में कला एक बड़ा ही व्यापक और विराट सा शब्द है। भारत की परंपरा जो है वो एक अनंत सर्वव्यापक रस की बात करती है, उस तक पहुंचने की बात करती है और सौंदर्य को या सौंदर्य की उपासना द्वारा ही रस को आत्मसात करना या रस के परिपाक की बात इसमें कही गई है। और सौंदर्य जो है वो एक बड़ा व्यापक शब्द है। उसमें कालिदास अपनी एक रचना के अंदर कहते हैं न रूपम पापवृत्तये, अर्थात जो इस कथन का जो मूल भाव है वो यह है कि जो रूप की आराधना है या सौंदर्य की आराधना है वो कोई मानवीय दुर्बलता या पाप वृत्ति नहीं है। यहाँ सौंदर्य को बड़े विराट संदर्भों में समझाया गया है और जो कला है वह किसी न किसी रूप में सौंदर्य की उपासना को ही व्यक्त करती है। अर्थात भारतीय कला सौंदर्य की उपासना है और उसके जरिए अंतिम सत्य तक या अंतिम मुक्ति तक पहुंचना हमारे यहाँ साध्य बताया गया है। बहरहाल तो यह इस दृष्टि से कला में क्या क्या सम्मिलित है तो ये देखें तो हम भी पाते हैं कि बड़ी विराट सूची है और आज जो विषय कला और विज्ञान में सम्मिलित होते हैं वो समस्त विषय या अनुशासन प्राचीन भारत में कला का हिस्सा थे। सबसे पहले ललित कला की परिभाषा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में दी गई है और ललित कला में वास्तु है, काव्य है, चित्र है, संगीत है, नृत्य है इत्यादि समस्त प्रकार की इन कलाओं को शामिल किया गया है। आज हम आधुनिक रूप से जब कोटियां बनाते हैं तो कुछ को चाक्षुष कला कहते हैं और कुछ के लिए हम प्रदर्शन कला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चाक्षुष और प्रदर्शन कलाएं ये दोनों जो हैं ये कला की ललित कला की वर्तमान दृष्टि से दो बड़ी विशाल कोटियां हैं। हम जानते हैं चाक्षुष कला को हम विजुअल आर्ट कह लेते हैं और उसमें चित्रकला या पेंटिंग, मूर्ति शिल्प या स्कल्पचर और आर्किटेक्चर या वास्तुकला को हम सम्मिलित करते हैं। प्रदर्शन कला के अंदर हमारी नाट्य परंपराएं, नृत्य, संगीत, गायन, वादन इत्यादि सम्मिलित रहा करता है। और पर जब हम प्राचीन भारत की दूसरी और विकसित होती परंपराओं को देखते हैं तो कला की कोटि में और भी बहुत सी चीजें हम सम्मिलित पाते हैं। जैसे कि जो वात्सायन की रचना है कामसूत्र, उसमें जिन 64 कलाओं का निदर्शन किया गया है उसमें धातु कर्म को, काव्य के माने यानी कि जो कविता या पोइट्री का क्रिएशन है उसको, या जो नाट्य है उसको, नाट्य कला को इत्यादि को भी कला ललित कला में सम्मिलित किया गया है। पिछली शताब्दी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किताब लिखी थी। संभवतः उस किताब का आधार कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित जैसी रचनाएं नहीं होंगी। किताब का शीर्षक है प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद। उसमें 97 कलाओं का उल्लेख है और उन 97 कलाओं के अंदर सायन से संबंधित कलाएं हैं, धातु कर्म सम्मिलित है, वास्तु तो सम्मिलित है ही, इसके अलावा कुछ भेषज जैसी क्रियाएं भी उसमें सम्मिलित हैं। गायन, नृत्य, वादन या चित्रकला, पहेली, कविता, कवि कर्म और नाट्य परंपरा इत्यादि तो उस 97 कलाओं का एक हिस्सा है। तो इस दृष्टि से कला जो है एक बड़ी ही व्यापक अवधारणा है और यदि हम उसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो ये कह सकते हैं कि जो भी नवोन्मेष है, जो भी सृजनात्मक है, जो भी कल्पना से प्रसूत है, वह सब भारतीय परंपरा
कला का हिस्सा मानती है। जो हम कल्पना से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे हम अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वह सब कला है। और इस दृष्टि से विज्ञान और कला का जो के बीच में सीमा है वो क्षीण हो जाती है। बाद में हम ये पाते हैं, जब यूरोपियन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें रेनेसां का जिक्र आता है और हम लियोनार्डो दा विंची का उल्लेख सुनते हैं और ये पाते हैं कि वो एक ही साथ में कलाकार और वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि वो एक हवाई जहाज की संरचना बनाता है और पेंटिंग भी बनाता है। तो इस तरह का जो विभाजन है वो भारतीय परंपरा ये मानती है मिथ्या है, क्योंकि जो जिसमें नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा है, जिसमें कलात्मकता है, माफ कीजिएगा कल्पना है, वह निश्चित रूप से नए का सृजन कर सकता है, वह वैज्ञानिक हो सकता है, वह कलाकार हो सकता है। और पिछले दिनों जो नई शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट आया है उसमें भी इस बात पे बड़ा जोर दिया गया है कि इस तरह का जो विभाजन है विषयों का मानविकी में, विज्ञान में और कला के क्षेत्र में, वो जो है वो अतार्किक है और ये जो है अंतर संबंध वाले अनुशासन हैं। तो हम अपनी बातचीत पे पुनः आए तो एक चीज जिसको हमें यहाँ आत्मसात करना चाहिए वो यह है कि भारतीय परंपरा कल्पना और नवोन्मेष को कला का जनक मानती है और जो भी कल्पना प्रसूत है, जो भी नवोन्मेषशालिनी वस्तु है, वह सब भारतीय दृष्टि में कला है। इसी दृष्टि से हम कला के अध्ययन को यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कला की बात करेंगे तो हमारे सामने ऐतिहासिक काल की शुरुआत से पहले या प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर जो सभ्यता सामने आती है वह है हड़प्पा की सभ्यता, या जिसको हम लोकप्रिय रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। आजकल इसके लिए जो प्राविद हैं या इतिहासकार हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता करने या सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम न लेकर के इसके लिए जिस अभिधान का प्रयोग करते हैं वह है हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि जो पुरातत्व की जो शास्त्रीय परंपरा है वह भी प्रथम खोजे स्थल के आधार पर इस सभ्यता का नाम अभिहित करती है। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम तो अब इसलिए भी बेमानी या प्रासंगिक हो चुका है क्योंकि इस सभ्यता का जो विस्तार है वो सिंधु घाटी क्षेत्र से बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र के अंदर हमें प्राप्त होता है। करीब 1030 के आसपास इसके जो स्थल मिले, करीब 616 के आसपास भारत से और 406 के आसपास पाकिस्तान से, वो एक बड़े ही व्यापक फलक में फैले हुए हैं। वो माफ कीजिएगा, सिंध में सुतकंदिनगोर से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, उत्तर में कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दहमाबाद तक फैले हुए हैं। ये करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें सिंधु घाटी की उपत्यका ही सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें सरस्वती नदी घाटी का क्षेत्र भी सम्मिलित है और उसके परे जाकर के गुजरात और महाराष्ट्र के स्थल भी सम्मिलित हैं। इसलिए अब इसके लिए हड़प्पा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अपने अध्ययन के अंदर हम हड़प्पा की कला की चर्चा करेंगे और जो हम परिभाषित कर आए हैं कला को, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या पाते हैं। क्योंकि हम वास्तु को भी कला का हिस्सा मानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता जिसके लिए ऐतिहासिक रूप से जानी जाती है या जिसके लिए वह अपनी समकालीन सभ्यताओं में ही नहीं परंतु आज तक की जो जितने भी सभ्यताएं हैं उनमें विलक्षण मानी गई है, वह उसका नगर नियोजन है। तो नगर विन्यास को वास्तु की दृष्टि से हम ललित कला में या कला के अंतर्गत परिगणित करेंगे। तो हम ललित इस अध्ययन में सिंधु घाटी के नगर नियोजन को, जिसमें उनका ठीक से विभाजित 2 भागों में विभाजित शहर है या उसमें मानकीकृत यूनिटों का प्रयोग है या सड़कों की और निश्चित चौड़ाई है, समकोण के ऊपर उनका निर्माण है, इसके अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद उनकी जो अन्य कला परंपराएं हैं, मसलन मृदभांड के निर्माण की परंपरा या टेराकोटा फिगरिंग्स या मृद मूर्तियों के निर्माण की परंपरा, इसके अतिरिक्त जो जिसको उनकी कुलीन परंपरा कह सकते हैं, जिसमें उनकी पाषाण मूर्ति हैं वह, या उनके द्वारा निर्मित जो मोहरें हैं या जो कांस्य की कुछ अवदान या मूर्तियां इत्यादि प्राप्त हुई हैं, उनका अध्ययन हम इस संदर्भ में करेंगे।
तो सबसे पहले तो जब सिंधु घाटी की कला की बात होती है तो हम नगर नियोजन पे आते हैं। और जैसा कि हम सब लगातार पढ़ते रहे हैं कि सिंधु घाटी के आमतौर पे जो शहर हैं वह दो भागों में विभाजित हमें मिले हैं। एक पश्चिमी हिस्सा जो थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है और परकोटे से आवेष्टित है, या जिसको हम दुर्ग या सिटाडेल कहा करते हैं, और एक पूर्वी हिस्सा जो थोड़ा सा नीचे बना हुआ है जिसको निचला नगर या आम नगर कहते हैं। तो ये जो दुर्ग या प्राकार से परिवेष्टित जो नगर है वो इस बात का द्योतक तो है ही कि सिंधु सभ्यता में एक कुलीन या शासक वर्ग रहा होगा जो विशिष्ट रूप से रहता था, और यह परंपरा बाद में भी भारत में देखने को मिली। यहाँ तक कि ब्रिटिश जो थे वो जब भारत में आए तो उन्होंने हर शहर में एक सिविल लाइन का कल्चर डेवलप किया या एक सिविल लाइन की स्थापना की, जहाँ वो शहर के नौकरशाह या ब्रिटिश अधिकारी रहा करते थे और वह थोड़ा सा कटा हुआ होता था। तो एक विशिष्ट नगर नियम शासकों का, प्रभु वर्ग का, अधिकारी वर्ग का एक विशिष्ट नगर नियोजन, इसके हमें शुरुआती प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जिसको हम सिटाडेल या दुर्ग, सिंधु घाटी का दुर्ग कहते हैं। अधिकांश जो शहर खासतौर से सिंध में, पंजाब में और हरियाणा में मिले हैं या राजस्थान में मिले हैं जो स्थल, उनमें जो हमें दुर्ग नजर आता है वह मिट्टी के प्राचीर से घिरा हुआ है। और यह इस प्रकार की संरचना को प्राचीन भारत में प्रांशु प्राकार कहा जाता था। ये हमें लगता है कि ये परंपरा भारतीय जो वास्तु है उसने सिंधु घाटी से ग्रहण की थी। प्रांशु मिट्टी को कहते हैं, इसलिए इनको मृद दुर्ग भी कह दिया जाता था। जो हम मैगस्नीज पाटलिपुत्र का जिक्र करता है तो उसमें भी इस प्रकार की एक दीवार का जिक्र करता है। इस तरह के दुर्गों को जो मिट्टी की दीवार से घिरे होते थे, बाद में पूर्व मध्यकाल में धूलकोट भी कहा गया, और हम अपने राजस्थान में एक धूलकोट को पाते हैं। जो आहड़ है उसका मध्यकाल में नाम धूलकोट ही है। हम ये मान सकते हैं कि वो किसी मिट्टी की दीवार से घिरा हुआ रहा होगा। इसके अतिरिक्त जो एक और बात सिंधु या माफ कीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के हमें बस्तियों में नजर आती है, वो ये है कि ये समस्त जो बस्तियां हैं आमतौर पे चतुर्भुज के आकार में हैं। और यह बाद में भी हम पाते हैं कि भारतीय जो नगर नियोजन है या परंपरा के अंदर जो शुभ आकृति मानी गई है वो चतुर्भुज सदृश आकृति को ही माना गया है। पाटलिपुत्र के संदर्भ में फिर ये बात होती है कि अगस्त ने जब अपनी रचना के अंदर उसको समचतुर्भुज, माफ कीजिएगा चतुर्भुज, नॉट समचतुर्भुज, चतुर्भुज प्रकार की रचना कहते हैं। कई बार कुछ जगह पे खासतौर से हड़प्पा में यह भी प्राप्त होता है कि वो एक परिखा से घिरा हुआ था, अर्थात खाई से। तो परिखा या खाई से घिरे आवेष्टित हमें दुर्गों की सूचना हमें बाद में भी मिला करती है। तो यह जो मृद दुर्ग या मिट्टी की दीवार से निर्मित प्राचीर वाले दुर्ग की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा हड़प्पा सभ्यता में है। उसके बाद हमें वही परंपरा जो है पल्लवित होती हुई भारतीय वास्तुशास्त्र में नजर आती है। ये बात जरूर है कि गुजरात के, हम जब विस्तार से इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि गुजरात के जो धौलावीरा है या सुरकोटड़ा है, खासतौर से सुरकोटड़ा और लोथल, उनकी दीवारें जो है वो मिट्टी की बनी हुई नहीं है।